Hello everyone, welcome to Wow IS. In this video we shall be discussing current affairs of 30 and 31st July 2020. आज के टॉपिक्स हमारे रहेंगे अटल इनोवेशन मिशन लॉन्चेस AIM iCrest. Second topic will be Gandhi King Initiative. Third topic is Production Linked Incentive Scheme for Electronic Manufacturers. Fourth one is Protesting is a Fundamental Right. It is said by UN. Then aerial seeding and plantation in Aravali. एंड लास्ट टॉपिक विल बी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आजकल का हॉट टॉपिक भी चल रहा है. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज अटल इनोवेशन मिशन लॉन्चेस एम आई क्रेस्ट. अटल इनोवेशन मिशन के अंदर नीति आयोग ने अभी लॉन्च किया है आई क्रेस्ट. आई क्रेस्ट का मतलब हुआ इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर रोबस्ट इकोसिस्टम, और इसका फोकस रहेंगे हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स. जो स्टार्टअप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको उनकी कैपेबिलिटीज़ को ये एनहांस करने में हेल्प करेगा. इसके अंदर जो एम्स इंक्यूबेटर्स हैं उनको अपस्केल किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि वो उन स्टार्टअप्स को, उन एंटरप्राइजेस को हेल्प कर सकें अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में, अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में. एंड इट विल बी प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एंटरप्रेन्योर्स थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेसेस एंड प्लेटफॉर्म. और इसके एक यूनिक फीचर ये है कि इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव फॉर एडवांसिंग इनोवेशन एट स्केल इन इंडिया. यानी इनोवेशन को एक लार्ज स्केल पे ये एडवांस कर देगा. इस इनिशिएटिव के अंदर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वाधवानी फाउंडेशन पार्टनर्स होंगे. एंड दिस पार्टनरशिप विल प्रोवाइड ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड शोकेस प्रूवन बेस्ट प्रैक्टिसेस टू द एम इंक्यूबेटर नेटवर्क. यानी ग्लोबल एक्सपर्टीज और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इन इंक्यूबेटर नेटवर्क के अंदर इम्बाइब करेगा ये इम्बाइब करेंगे ये पार्टनर्स. एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एन इंक्यूबेटर कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बिन एक्सटेंडेड फॉर द होल और एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ सपोर्टेड अटल इंक्यूबेटर्स. यानी ये इंक्यूबेटर डेवलपमेंट प्रोग्राम सभी इंक्यूबेटर्स को इंक्लूड करेगा. सेकेंडली, ये जो इंक्यूबेटर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये यूनिक है अपने डिज़ाइन के अंदर भी. It is a combination of interactive practices in the field of incubation, enabling the incubators to support sustainable and successful startups. Our second topic is Gandhi King Initiative. And ये जो इनिशिएटिव है इसको पास किया है अमेरिकन सेनेट ने. एंड इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द लेगेसीज ऑफ महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर. अब इस इनिशिएटिव के अंदर होगा क्या? It is an exchange program between India and US to study the works and legacies of Gandhi जी and civil rights leader Martin Luther King. इसके अंदर विजिट्स होंगी हिस्टोरिकल साइट्स की, स्टडीज़ होंगी, कुछ सेमिनार्स होंगे जिसमें इंडिया और यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरी कंट्रीज़ को विजिट कर पाएंगे. एंड विजिट्स विल बी रेलेवेंट टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल एंड यूएस सिविल राइट्स मूवमेंट. अंदर गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी को एस्टेब्लिश किया जाएगा. एंड इट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस. सेकेंडली, इसके अंदर यूएस गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन भी सेटअप की जाएगी विद द हेल्प ऑफ यूएस एड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड इट शैल बी ऑर्गेनाइज्ड अंडर इंडियन लॉ. एंड इसका टास्क ये रहेगा फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ग्रांट्स टू द एनजीओज दैट वर्क इन हेल्थ, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. यानी यूएस गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन वो है आज की जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनके ऊपर वर्क करेगा. और थर्ड टॉपिक इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, या हम इसे बोलेंगे पीएलआई स्कीम. आईटी मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था पीएलआई स्कीम को ऑन 1 अप्रैल 2020 एज अ पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स. ये स्कीम दो फ्रंट्स पे काम करेगी. पहली चीज़ तो ये कि अट्रैक्ट करेगी बिग फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया के अंदर, इस सेक्टर के अंदर. सेकेंड थिंग ये काम करेगी कि डोमेस्टिक मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपना बेस बढ़ा सकें, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें, उसके लिए उनको एंकरेज करेगी. पीएलआई स्कीम विल बी फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोबाइल फोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. इट विल प्रोवाइड एन इंसेंटिव ऑफ 4 to 6% टू इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स. अब कंपनीज जो मोबाइल फ़ोन बना रही हैं विद अ रेंज ऑफ 15,000, उनको एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा 6% का ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ ऑल सच मोबाइल्स मेड इन इंडिया. ये याद रखना है कि मेड इन इंडिया होने चाहिए तभी इनके ऊपर इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा. इसी कैटेगरी के अंदर यानी 15,000 वाली कैटेगरी के अंदर जो कंपनीज इंडियन ओल्ड नेशनल्स के द्वारा हैं, यानी जो इंडियन नेशनल्स जिन कंपनीज को ओन करते हैं, तो उनके लिए एक इंसेंटिव पैकेज भी निकाला गया है 200 करोड़ का
for a period of next 4 years. And this PLI scheme will be active for 5 years, यानी 2019-20 से शुरू होते हुए 2024-25 तक ये स्कीम जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जितने भी मोबाइल सेल्स इस साल में रजिस्टर हुए हैं, यानी फाइनेंशियल 2020 में जो रजिस्टर हुए हैं मोबाइल सेल्स, वो भी इस इंसेंटिव के अंदर काउंट किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर दिस स्कीम विल बी all the electronic companies which are either Indian or have registered unit in India will be eligible. सेकेंडली, अगर कोई नई यूनिट वो क्रिएट करते हैं या इंसेंटिव चाह रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग यूनिट के ऊपर, तो वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फिट होता है। तीसरा, कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, रिसर्च R&D हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ मोबाइल फोन्स और या रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, वो भी एलिजिबिलिटी के अंदर आएगा। पर अगर लैंड या बिल्डिंग के ऊपर कोई खर्चा किया गया है, उसको एक्सपेंड करने के लिए कुछ किया गया है, तो वो इस स्कीम के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स। यूएन सेज दैट प्रोटेस्टिंग इज अ फंडामेंटल राइट। एंड यूएस ने इसलिए बोला है कि क्योंकि अभी वो देख रहा है कि जो वर्ल्ड है उसमें डेमोन्स्ट्रेशंस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर, रेशियल जस्टिस के ऊपर। सो यूएन कमेटी ने रिअफर्म किया है कि प्रोटेस्टिंग पीसफुली ऑनलाइन और इन पर्सन इज़ अ फंडामेंटल राइट। और इसकी एक सिग्निफिकेंस वर्ल्ड वाइड इसलिए हो जाती है क्योंकि यूएन एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एंड वट एवर इट सेज इट कम्स टू लाइमलाइट। और इसकी वजह से एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाती है गवर्नमेंट्स के ऊपर कि वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। नाउ एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ऑन द ह्यूमन राइट्स कमेटी पब्लिश्ड अ फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पीसफुल असेंबली। इसी के साथ ये ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव लीगल गाइडेंस एंड वेयर एंड हाउ इट अप्लाइज। ऑल्सो इट आउटलाइंस द गवर्नमेंट्स ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ प्रोटेस्टिंग। कमेटी को टास्क दिया गया था टू मॉनिटर हाउ कंट्रीज इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसका आर्टिकल 21 गारंटी करता है राइट टू पीसफुल असेंबली। लेट अस सी समथिंग अबाउट ICCPR यानी इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की थी ऑन 16 दिसंबर 1966 एंड इट केम टू फोर्स इन ऑन 23 मार्च 1976. It commits its parties to respect the civil and political rights of individual. इन राइट्स के अंदर आ जाएंगे राइट टू लाइफ, रिलीजन, स्पीच, असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स एंड राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड अ फेयर ट्रायल। अभी तक 173 पार्टीज ने इसको साइन किया है, जिसमें से 6 पार्टीज हैं उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया है, एंड इंडिया रेक्टिफाइड इट ऑन 10th April 1979. It is part of International Bill of Human Rights along with International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and Universal Declaration on Human Rights. इसको मॉनिटर करती है UN Human Rights Committee. UN Human Rights Committee is a separate body to the UN Human Rights Council. Next topic is regarding afforestation of the Aravallis. Haryana Forest Department will be using aerial vehicles like planes, drones, helicopters to spray seed balls in the Aravallis. There will be clay coating on the seeds. Clay will provide the required weight for the seeds to drop on the predetermined location rather than disperse in the wind. These pellets will sprout when there is enough rain with nutrients present within them helping in the initial growth. Now why this process has been used? Aerial spreading की बजाय हम दूसरे प्रोसेस से भी तो जा सकते थे, डायरेक्टली उसको प्लांट कर देते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो एरिया है ये इनएसेसिबल है, यहाँ पे स्टीप स्लोप्स हैं, फ्रेगमेंटेड है और डिसकनेक्टेड है फॉरेस्ट रूट से, तो कन्वेंशनल प्लांटेशन इसमें डिफ़िकल्ट हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक तरह से फायर एंड फॉरगेट टेक्निक है प्लांटेशन के लिए। इसको रेगुलर अटेंशन नहीं चाहिए, अगर एक बार सीड्स को डिस्पर्स कर दिया गया तो अपने आप से ग्रो कर जाएंगे प्लांट्स में। थर्डली जो सीड्स है उसके ऊपर हम ऑलरेडी क्ले लगा रहे हैं एंड इट इज़ सराउंडेड बाय सॉइल, so there is no need for plowing and digging holes. So this techniques become easy for the plantation process. Now let us come to the last topic of the day, that is New Education Policy 2020. यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव की है NEP 2020 और ये एक लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स लाना चाहती है स्कूल और हायर एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर। It aims to universalize the education from pre to secondary level with 100% gross enrollment ratio by the year 2030. It also aims to bring 2 crore out of school children back into the mainstream through the open schooling system.
There will be a new 5 plus 3 plus 4 school curriculum with 12 years of schooling and 3 years of Anganwadi or preschooling. Then there will be no rigid separation between academic streams and extracurricular vocational streams. वोकेशनल एजुकेशन को क्लास 6 से ही शुरू कर दिया जाएगा विद इंटर्नशिप एंड टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज. तो यानी रीजनल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस इसमें दिया गया है. इफ़ वी गो इन टू द डिटेल्स ऑफ 5 प्लस 3 प्लस 4 स्ट्रक्चर, तो ऐसे रहेगा कि 3 to 8 का हो गया पहला स्लॉट, then it will be 8 to 11 years, then 11 to 14 years, then 14 to 18 years. And it will be replacing the 10 plus 2 system. Secondly, it will bring the uncovered age of 3 to 6 years under the school curriculum, which has been recognized globally as the crucial age for development of mental faculties of a child. It will have a 12 year of schooling with 3 years of preschooling or आंगनवाड़ीज. जो एम्फोसिस रहेगा वो रहेगा फाउंडेशन लर्निंग पे, न्यूमेरिकल एबिलिटीज पे, एंड देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स इन द स्कूल. सेकेंडली, इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी क्लास 6 से फॉर द वोकेशनल एजुकेशन. टीचिंग एटलीस्ट टिल 5 ग्रेड टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज. ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, और जो पहले 5 साल होंगे या जो पहली 5th क्लास तक जो एजुकेशन होगी दैट विल बी इन रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग, एंड नो लैंग्वेज टू बी इम्पोज्ड ऑन द स्टूडेंट. Thirdly, there will be assessment reforms with 360 holistic progress card tracking student progress for achieving learning outcomes. Learning outcomes पे focus रहेगा rather than the results. Then a new comprehensive national curriculum framework for teacher education NCFTE 2021 will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT. तो यानी टीचर एजुकेशन या टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस किया गया है. एंड लास्टली ये बोलता है बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 years इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स. नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन. द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन उसको टारगेट किया गया है 50% बाय 2035 एंड 3.5 crore सीट्स विल बी एडेड इन द हायर एजुकेशन. Secondly, policy envisages a broad-based, multidisciplinary, holistic undergraduate program with flexible curricula, creative admissions of combinations of subject, integration of vocational education and multiple entries and exit points with appropriate certification. यानी उसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है. फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी सब्जेक्ट्स की टर्म में, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपका उससे आउट होना चाहते हो एजुकेशन सिस्टम से. फिर वोकेशनल एजुकेशन भी डाली गई है इसके अंदर ताकि आप इंडस्ट्री रेडी रहो, ताकि आप जैसे ही बाहर निकलो आपको जॉब मिल जाए. तो इस तरह की चीज़ें ग्रेजुएशन प्रोग्राम में डाली गई हैं. देन देयर विल बी एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो एस्टेब्लिश किया जाएगा टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स. देन इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ यानी मेरूज. दे विल बी क्रिएटेड ऑन पार विद IITs IIM to be set up models for multidisciplinary education of global standards in the country. Last is National Research Foundation. They will be created as apex bodies for fostering strong research culture and building research capabilities across higher education. अब एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाई जाएगी. It will be a single overarching umbrella for entire higher education, excluding medical and legal education. यानी HECI आपकी हर चीज़ को कवर करेगा, इंजीनियरिंग को भी कवर करेगा, आर्ट सब्जेक्ट्स को भी कवर करेगा, सिर्फ मेडिकल और लीगल एजुकेशन को इसमें कवर नहीं किया जाएगा. एंड इट विल हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स. फर्स्ट वन इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन. सेकेंड इज जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग. थर्ड इज हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग. एंड फोर्थ इज नेशनल एक्रीडिशन काउंसिल फॉर एक्रीडिशन. Affiliations of college will be phased out in 15 years and a stage-wise mechanism is to be established for granting graded autonomy to colleges. Over a period of time, it is envisaged that every college would develop into either an autonomous degree college or a constituent college of a university. Some more features that have been added in the policy are: one is an autonomous body that is National Education Technology Forum. It will be created. एंड ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ऑन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
Also envisages setting up a gender inclusion fund, special education zones for disadvantaged regions and groups. It also promotes multilingualism in both schools and higher education. National Institute for Pali, Persian, and Prakrit, Indian Institute for Translation and Interpretation shall also be set up. The center and the states will work together to increase the public investment in education sector to reach the target of 6% of GDP at the earliest. सो इस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लेके आना चाहती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर. इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं. वी होप दैट आपके लिए यूजफुल रही होगी. इफ़ यू लाइक्ड आवर वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे.